बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही ने मुस्लिम इंटर कॉलेज में अपना वोट डाला। उषा सिरोही पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंची थी। तो बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहाँ पर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर बात करें तो अभी क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो एक जगह से खबर आई है वो ये है कि ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। वहाँ क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिमांशु? देखिए चांदनी, अब तक बुलंदशहर जो सदर सीट है यहाँ पर इस तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आई है जहाँ पर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम आई हो। लेकिन जो यहाँ का मतदाता है, ये मैं कहना चाहूँगा बहुत जागरूक नज़र आ रहा है और सुबह से ही जो लोग हैं वो अपने सेंटर पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूँ। दरअसल इस समय मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उषा सिरोही, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ पहुँची थी और उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर आए, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और दोनों ने ही दावा ठोका है कि इस बार वो यहां पर विजय पताका लहराएंगे। हालांकि एक समीकरण यहां का जो बनता नजर आ रहा है वो दो पक्षीय में नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो आरएलडी और सपा है उनका गठबंधन होकर यहाँ पर जो उनका उम्मीदवार है वो आरएलडी का चुना गया है। तो ऐसे में जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदले हुए हैं और तमाम जो वोटर्स हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वापस जा रहे हैं। आप देखिए एक बुजुर्ग महिला भी हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उनको हाथ पकड़कर यहाँ से उनके जो परिजन हैं वो बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कितने जागरूक जो वोटर हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, पुलिस की पार्टी की जो टीम है यहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरी तरफ लंबी कतार अभी भी लगी हुई है। सुबह से 7 बजे से इस पोलिंग सेंटर पर लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी और बीजेपी की जो उम्मीदवार है उषा सिरोही, उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। कांग्रेस के हैं या बीएसपी, सभी ने वोट डाल दिया है। अब इंतजार हो रहा है धीरे धीरे जो लोग अब तक नहीं निकले हैं अपने घरों से वो यहाँ पे निकलकर सामने आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। दरअसल अगर हम बुलंदशहर सदर सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो वीरेंद्र सिरोही थे, उनके देहांत के बाद उनकी जो सीट थी वो खाली हो गई थी और उनकी पत्नी को ही इस सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे में जो लोगों की भावनाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी ताल ठोकी है। कांग्रेस के जो सुशील कुमार, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो वो भी दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही सचिन पायलट उनके लिए यहाँ पर वोट मांगते हुए नजर आए थे। और सबसे अहम बात, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उन्होंने उषा सिरोही के लिए जनता से वोट की अपील की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से, बुलंदशहर की जनता से ये भी कहा था, जब 2018 के अंदर यूपी के चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने चुनावी जो संकनाद किया था। और अभिषेक का रुख करते हैं, अमरोहा चलते हैं। अभिषेक, अभी क्या कुछ तस्वीरें बदली नजर आ रही है आपको कोरोना की वजह से? देखिए, कोरोना की वजह से चेतन चौहान की मृत्यु हुई थी। खेल मंत्री थे और जाने माने क्रिकेटर थे। उसके बाद ये सीट खाली हुई है, उपचुनाव चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए, जो सर्किल बनाए गए हैं उसी में मतदाता खड़े हैं। यहाँ ये तो नहीं कह सकता मैं बहुत लंबी कतार हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मतदाता आ रहे हैं। ठंड है, अच्छी खासी ठंड, क्योंकि गंगा का किनारा है नज़दीक। मैं ये जानना चाहूँगा साहब, दिमाग में लेके क्या है वोट डालने? कुछ है कि भाई इसे देना है, इसे नहीं देना? किन मुद्दे, कुछ मुद्दे हैं आपके? हम लोग तो विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अच्छी सरकार काम कर रहा है बीजेपी ने, उसको देखते हुए। तो मुस्लिम भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं? जी जी। तो मुस्लिम बाहुल एरिया पूरा लग रहा है गाँव साहब। जी जी। तो आप युवा हैं, कुछ सोच के आए हैं कि किस बातों को लेके वोट देना? जी, पहले आए दिमाग? पहले भी हमने सर चेतन चौहान को ही दिया था क्रिकेट। चेतन चौहान के लिए सहानुभूति की लहर यहाँ पर है, क्योंकि चेतन चौहान एक दल से अलग, थोड़ा सा उनका अपना व्यवहार भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी को, क्योंकि यहाँ हमेशा से इस सीट पर बहुत टफ कंटेस्ट रहता है हमेशा। पिछली बार जबकि लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वोटर्स निकल रहे हैं
वोटर्स आ रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर है ये। 8 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं यहाँ पर और तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता निकल रहे हैं। 7 बजे कम थे लेकिन अब 8 बज रहे हैं और जैसे जैसे दिन और चलेगा बिल्कुल उसके बाद विनीत का रुख करेंगे, तुलना को लिए चलेंगे। कुछ कतारें यहाँ लगी हैं। 8 बज चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर विनीत? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पोलिंग सेंटर पर पहुँच रही है और अपने मतदान का प्रयोग कर रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों या फिर अभी एक 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, वो भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँची थी। सुबह 7 बजे वोटिंग जब शुरू हुई थी तो पहले से ही लंबी लाइन यहाँ लगी हुई थी और इस समय सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक दादी और हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दादी, आपने वोट डाल दिया? जी जी, तो क्या मुद्दे रखे ध्यान में आपने, किन किन बातों को ध्यान में रखा है? जो विकास करेंगे उनके लिए किया है वोट। जी, क्षेत्र की क्या समस्या आपको लगता है कि अभी तक जो पूरी नहीं हुई? क्षेत्र की कई सारी समस्या है। बिल्कुल, तो लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर वोट डालने की जा रहे हैं। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर उन्नाव की करेंगे। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और यहाँ के आदर्श पोलिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव का दिन है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। आज मतदाता बाहर निकलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में। एक आदर्श मतदान केंद्र आपको दिखाएं। 3 ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनका मकसद होता है मतदाताओं को प्रोत्साहित करना कि वो घर से बाहर निकलें और अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। देखिए, अधिकारी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। बांगरमऊ की ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए और कुलदीप सेंगर यहाँ से चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। लेकिन कुलदीप सेंगर की प्रत्याशिता गंवाने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। 4000 सुरक्षा कर्मियों को बांगरमऊ की जो सीट है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके लिए लगाया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। वोटर्स के लिए वोट डालते समय मास्क जरूरी किया गया है। उपचुनाव के लिए जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। बांगरमऊ सीट के लिए 507 बूथ हैं, 54 सेक्टर हैं और 7 जोन में इसे बांटा गया है। अति संवेदनशील केंद्रों की अगर बात की जाए तो 67 हैं। पैरामिलिट्री की निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। 4000 से ज़्यादा पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। और कुलदीप सेंगर के जाने के बाद यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस से आरती वाजपेयी हैं, सुरेश पाल समाजवादी पार्टी से हैं, महेश पाल बीएसपी से हैं और श्रीकांत कटियार बीजेपी से हैं। सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी सीट को बचाए रखना। योगी आदित्यनाथ ने सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रचार किया है, जबकि भी जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने यहाँ पर आकर प्रचार नहीं किया या किसी भी विधानसभा में जाकर के प्रचार नहीं किया है। तो सत्ता पक्ष का उपचुनाव कहा जाता है और सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती भी है अपनी सीटें बचाना। बांगरमऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए बांगरमऊ का रुख करते हैं जहां पे हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, क्योंकि लोगों में जो उत्सुकता है, जो उत्साहित है, वो नजर आ रहे हैं, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल ये है कि ये उपचुनाव जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, लेकिन लोगों में जो उत्सुकता है वो काफी नजर आ रही है। रतीश, बिल्कुल आपको तस्वीर देना चाहेंगे बांगरमऊ विधानसभा के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार और ये वृद्धा को देखिए आप, बूढ़ी महिला है, काफी दूर से बताई जा रही है चल के आई है। लाइन भी आपको दिखाना चाहेंगे, कतारबद्ध होकर के यही देखिए आशीर्वाद लिया जा रहा है और ये प्रत्याशी, इनका परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहले आपको कतार दिखा दें कि जितनी लाइन यहाँ पर काफ़ी लंबी लगी हुई है और काफ़ी जागरूक मतदाता दिख रहे हैं। कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसको पालन किया जा रहा है। घेरे बनाए गए हैं, लाल लाल घेरे हैं और इन लाल घेरों में ही बाकायदा सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है। सैनिटाइज़र बाहर लिया गया है, रखा गया है और सैनिटाइज कराने के बाद जो मतदाता हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, वो भी अब प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कानपुर ले चलेंगे जहां पर अमित हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं और वोट कास्ट शुरू हो चुका है?
बिल्कुल चांदनी, अगर हम उपचुनाव की बात करें तो देखिए सरकार की सेहत पे इन 7 सीटों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। बावजूद उसके लोकतंत्र का एक महापर्व है और कहीं न कहीं इस महापर्व में खुद की भागीदारी के लिए यहाँ पर सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए थे। ये गांधी विद्यापीठ महाविद्यालय है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं और देखिए सामने अगर आप देखिए तो लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी और कमोवेश ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो सभी बूथों पर देखने को मिलेंगी और एक बड़ा मैदान है। अगर आप देखिए तो कैसे लोग लगातार आ रहे हैं और जो सबसे अच्छी बात है कि सुबह से ही लोग बेहद उत्साहित है इस उपचुनाव को लेकर। लोगों का कहना है कि जो मुद्दे हैं वो पूरे करे न करे प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें चांदनी, तो ये एक सुरक्षित सीट है, यानी जितने भी जो प्रत्याशी हैं सब दलित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो छत्री और मुस्लिम इनको मतदाताओं को अगर जिसने रिझा लिया तो कहीं ना कहीं उसको यकीनन बेनिफिट मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जब से ये सीट बनी थी तब से बीजेपी ने एक ही बार दर्ज की है। 2017 में कमल रानी वरुण यहाँ से जीती थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा का ये गढ़ माना जाता है। इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, इन चारों पार्टियों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है, इसीलिए अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान यहाँ पर आए थे, मतदाताओं से बाकायदा आशीर्वाद ले रहे थे, गले में माला। हमने उनसे पूछा कि क्या आप अग्रिम शुभकामनाएं आपको मिलनी शुरू हो गई, तो उन्होंने इसको फिलहाल मजाक में उड़ा दिया। लेकिन प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से जो लाइन में लगे हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन घाटमपुर पर जो तस्वीर सबसे अच्छी देखने को नहीं मिल रही है कि जो मतदान केंद्र और सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज उपचुनाव है और इस उपचुनाव से ही कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के भी संकेत मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ब्रेक के बाद बात करेंगे। बीएसपी प्रत्याशी हाजी यूनुस ने भी अपना मतदान किया और उन्होंने इकरा पब्लिक स्कूल पर बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। तो बता दें आपको, क्योंकि उपचुनाव को देखते हुए यहां पर उन्होंने अपना मतदान का प्रयोग किया और बीएसपी प्रत्याशी हाजी यूनुस ने भी वोट किया। अमरोहा के नौगावा सादात में मतदान केंद्र क्या है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। कोरोना महामारी के बीच उपचुनाव है नौगांव सादत में, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता चेतन चौहान की कोरोना से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। उपचुनाव सीट पर हो रहा है। भाजपा ने उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मैं सबसे पहले दिखा दूं, एक मतदान केंद्र है यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए गए हैं, क्योंकि जिस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है, लगभग 1 साल का समय रह गया है अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो वो कोरोना की वजह से ये चुनाव हो रहा है। कोरोना ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी मृत्यु हुई कोरोना की वजह से, तो ये गोले बनाए गए हैं। 3-4 यहाँ बूथ बनाए गए हैं। जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने मुस्तैदी के साथ अपना पूरी जो तैयारी है वो कर ली है। एक टेस्टिंग चल रही है। अभी टेस्टिंग करने के बाद, जिसे कहते हैं मॉक पोल किया जा रहा है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो उनके अधीनस्थ हैं। सारा काम लगभग पूरा है। एक आध मतदाता आके पूछ के जा चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए हल्की गुनगुनी सी ठंड है अभी, क्योंकि नवंबर शुरू हो चुका है। 3 नवंबर आज है, तो अब शरद पूर्णिमा के बाद पूरी तरीके से शरद ऋतु का आगमन होना ही है। सर्दी आनी है, लेकिन हल्की गुनगुनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर। कितने मतदाता आएंगे, कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि जो देखा गया है, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ नौगांव सादत में चुनाव की कवरेज के लिए, तो उत्साह ज़रा पब्लिक में उपचुनाव का कम रहता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 3.25 लाख का ये पोल है, 3,25,000 के आसपास है। इसमें 1.25 लाख के आसपास बल्क वोट जो है मुस्लिमों का है। उसके बाद सबसे बड़ी तादाद जो है वो दलित हैं, 50,000 के आसपास। इसके अलावा जो चेतन चौहान की बिरादरी है, ठाकुर समाज, उसकी 35 से 40,000 वोट्स हैं। ऐसे ही
हिंदू जो मत हैं उसमें 35-40 करके सभी जातियां शामिल हैं। बल्क वोट जिसे पड़ेगा वो चुनाव में जीतेगा, लेकिन हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता नहीं दिखाई देता। हाँ, थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है भाजपा के लिए इस वजह से क्योंकि बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और समाजवादी पार्टी ने भी। ऐसे में अगर मुस्लिम में क्रॉस वोटिंग होती है उसका फ़ायदा बीजेपी कैंडिडेट को हमेशा से मिलता रहा है। अब देखना यह है कि मुस्लिम इस बात को समझेंगे कि क्या उनकी वोटिंग से क्रॉस वोटिंग होती है, एक जगह वो वोट डालेंगे। और ये भी इस चुनाव में देखना होगा कि बसपा के साथ मुस्लिम हैं, दलित और मुस्लिम, अगर बसपा कैंडिडेट के साथ दलित और मुस्लिम एक साथ पड़ गए तो बीजेपी की सीट कटाई में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्लोज फाइट होती है उपचुनाव में, लेकिन कभी कभी एक तरफा भी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, नौगांव सादत, अमरोहा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।